अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हमारी मास वेट डेंसिटी की क्लास है। इस चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे। एक बहुत ही छोटा और आसान सा चैप्टर है और चैप्टर के नाम में ही सारा हिंट मौजूद है। चैप्टर के नाम को ही देख के आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम तीन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हम मास के बारे में बात करेंगे, हम वेट के बारे में बात करेंगे और हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो द चैप्टर इज कॉल्ड मास, वेट एंड डेंसिटी। तो आइए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे मास क्या होता है। मास की डेफिनेशन ऑलरेडी आपके सामने नोट्स में लिखी हुई है। मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी विच इज एट रेस्ट रिलेटिव रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ये जो पूरी इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन मास की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। यानी अगर पेपर में ये डेफिनेशन आ गई तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से मास की डेफिनेशन लिखकर आनी है। क्या होता है मास? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन अ बॉडी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। बेटा फर्ज करें मेरे पास एक बैग है। बैग में आप जितना कम मैटर रखेंगे, अच्छा मैटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और अगर लेट से किसी बच्चे को नहीं पता मैटर क्या होता है तो 1 मिनट लगेगा आपको मैटर को रिवाइज करने में। देखो, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। हर चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैटर है। जैसे ये पेंसिल देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, ये पेंसिल एक मैटर है। ये मोबाइल फोन एक मैटर है। ये जो मेरे लैपटॉप का माउस देख रहे हैं आप, ये माउस भी एक मैटर है। इनफैक्ट ये पानी की बोतल अगर आप देख रहे हैं ये भी मैटर है। हर चीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर होता है। ठीक है। अब मास की डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। क्या मतलब है? एक बैग इमेजिन करें और बैग में कुछ ऑब्जेक्ट रख दें, किताब डाल दें, बैग में बुक डाल दें। एक बुक डालेंगे बैग हल्का होगा, दो बुक्स डाल देंगे बैग थोड़ा भारी हो जाएगा, तीन बुक्स डाल देंगे बैग और भारी हो जाएगा। बुक्स के अलावा आप पेंसिल बॉक्स भी डाल दें बैग और भारी हो जाएगा, लंच बॉक्स डाल दें बैग और भारी हो जाएगा, पानी की बोतल डालते हैं बैग और भारी हो जाएगा। आप जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ाते जाएंगे मास बढ़ता जाएगा। तो अगर, सॉरी, अगर आपसे कोई पूछे कि मास क्या होता है, मास होता है प्रेजेंट इन अ बॉडी। एम आई स्टिल ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या होता है मास, फिर से बताइए। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। अब जैसे मेरी एक एग्जांपल है, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज यंग, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, मेरा मास कम था। मेरा मास क्यों कम था? मैं छोटा था यार, आई वाज शॉर्ट हाइटेड, मेरे अंदर मैटर की मिकदार कम थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं ग्रो हुआ, मेरे अंदर अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ता चला गया। मेरे अंदर अमाउंट ऑफ मसल, अमाउंट ऑफ फ्लैश, अमाउंट ऑफ फैट, अमाउंट ऑफ मे बी ब्लड। आई एम नॉट अ बायोलॉजी टीचर, लेकिन जो जो बॉडी में होता है वो सब मेरे अंदर ग्रो होता चला गया। मैटर की मिकदार बढ़ती चली गई, इसलिए मेरा मास बढ़ता चला गया। राइट? ओके। अच्छा, 1 मिनट यहाँ रुकिएगा, इसको हम पॉज करते हैं। तो भाई हम बात कर रहे थे मास के बारे में। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। अच्छा सर, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी वाली बात तो समझ आ गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर होगा उसके अंदर मास उतना ज्यादा होगा। दैट्स परफेक्ट। लेकिन सर ये क्या है रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर या एट रेस्ट रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर? देखो, ये मास की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी है। अभी तुम ओ लेवल में हो, छोटे हो, तुम्हारे लिए रिलेटिविटी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन बस मैं तुम्हें लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताऊंगा। चीजों का जो ट्रू मास होता है ना, वो जब वो वही होता है जब वो रेस्ट पर हो। मूविंग चीजों का मास डिफरेंट होता है। ये बात तुम्हें अभी बहुत वियर्ड लगेगी, बहुत अजीब लगेगी। तुम बोलोगे सर क्या जब कोई चीज मूव कर रही होती है उसका मास चेंज हो जाता है? नॉर्मल स्पीड पे नहीं, लेकिन ज्यादा स्पीड पे यस। इसे रिलेटिविटी कहते हैं। इसे थियरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने इनफैक्ट मैथमेटिकली प्रूव भी किया था। लेकिन अभी हम उस लंबी डिस्कशन में नहीं जा रहे। अभी बस तुम्हें ये डेफिनेशन याद करनी होगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं ज्यादा डेप्थ में जा नहीं सकता, बता नहीं सकता। बस इतना ही कहूंगा कि चीजों का जो ट्रू मास होता है
वो वही होता है जब वो रेस्ट पे मेजर किया जाए। ठीक है। जो मिसाल के तौर पे इफ आई वांट टू मेजर द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट फॉर मी। वो ऑब्जेक्ट मेरे लिए रेस्ट पे हो। ठीक है। ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर तो वो हुआ ना जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो मेजर कर रहा है। एनीवन हु इज ऑब्जर्विंग, एनीवन हु इज मेजरिंग इज द ऑब्जर्वर। एंड फॉर द ऑब्जर्वर द ऑब्जेक्ट शुड बी एट रेस्ट। ये तुम्हें याद होना चाहिए। पता है पुराने जमाने में ना, अगर आप मास की डेफिनेशन लिखकर आ जाते सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, अगर तुम पुराने जमाने में सिर्फ ये डेफिनेशन भी लिखकर आ जाते, ये एक्सेप्टेबल थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, आफ्टर द अपडेट ऑफ द सिलेबस, अब आपको मास की ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है। क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी विच इज एट रेस्ट, जो कि कैसी होनी चाहिए, रेस्ट पे होनी चाहिए, रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, फॉर द ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे होनी चाहिए। दिस इज नाउ द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ मास एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू मेमोराइज दिस डेफिनेशन। अच्छा, इस डेफिनेशन को पढ़ लेने के बाद आइए मास के बारे में कुछ और चीजें हैं जिन पे मुझे लगता है हमें बात करने की जरूरत है। सबसे पहले लिखा हुआ है मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा देखो, फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो देखो मैंने आगे लिख दिया है नो डायरेक्शन। असल में जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, वेक्टर क्वांटिटीज उनकी डायरेक्शन होती है। मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे तुमने सुना होगा फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है। लेकिन मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसी वजह वजह से मास स्केलर होता है। अच्छा, मास का जो एस आई यूनिट है, यानी मास को आप किस यूनिट में मेजर करते हैं? मास को आप ग्राम्स में मेजर करते हैं, ठीक है, और किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, और मिलीग्राम्स में मेजर करते हैं। लेकिन इन तीनों यूनिट्स में मास का एस आई यूनिट कौन सा है, या इंटरनेशनल यूनिट कौन सा है? मास का इंटरनेशनल यूनिट है किलोग्राम। ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है। देखो, मास को हम किलोग्राम में भी मेजर करते हैं, ग्राम में भी मेजर करते हैं, मिलीग्राम में भी मेजर करते हैं। लेकिन मास का इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनिट को हम एस आई यूनिट कहते हैं। तो मास का एस आई यूनिट कौन सा है मेरे बच्चों? हैं तो ये तीनों ही मास के यूनिट, लेकिन इन तीनों में से एस आई यूनिट कौन है? एस आई यूनिट है केजी। ये बात समझ आ गई बच्चों? आई होप ये समझ आ गया होगा, ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, मास के बारे में एक और बड़े मजे की बात बतानी है आपको। ये जो यूनिट्स है ना, इनकी कन्वर्जन्स मैंने यहाँ पहले से लिखी हुई है, आप चाहें तो नोटिस भी कर लें, नोट डाउन कर लें। 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है। और ये छोटी छोटी कन्वर्जन्स आपको पेपर में करनी पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 120 ग्राम्स, लेकिन तुम्हें उसको केजी में कन्वर्ट करना है। अब ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो केजी है वो मास का बड़ा यूनिट है, इट्स अ बिगर यूनिट। और जब आप छोटे यूनिट से बिगर यूनिट में जाते हैं, बड़े यूनिट में जाते हैं, तो आप डिवाइड करवाते हैं। किससे डिवाइड करवाते हैं? केजी और ग्राम में 1000 टाइम्स का फर्क है, इसलिए आप 1000 से डिवाइड करवाएंगे, तो द आंसर विल नाउ बिकम 0.120 केजी। तो ये मैंने क्या किया पता है? ये मैंने ग्राम्स वाले मास को किलोग्राम्स वाले मास में कन्वर्ट कर लिया। राइट। तो ये छोटी छोटी कन्वर्जन है, ये आगे जाके अगर सवालों के बीच में आएंगी तो मैं आपको साथ साथ सिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे जो भी यहाँ इस वक्त क्लास में मौजूद हैं, वो जरा जल्दी से ये वाली डेफिनेशन पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। नाउ सर, ये क्या होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन? इसको मैं समझाता हूं एग्जाम्पल की मदद से। देखो, इसकी एग्जाम्पल क्या है, पहले इसकी एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ देखो, पहले मैं क्या लिख रहा हूं, स्टेट ऑफ मोशन। तुम्हें पता है मोशन की कितनी स्टेट्स होती हैं? मोशन की सिर्फ 2 स्टेट्स होती है। ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर होता है, या तो मूविंग होता है। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मोशन डू वी हैव? वी हैव 2 स्टेट्स ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट इज ईदर एट रेस्ट और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। राइट।
अब तुम एक काम करो, तुम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाओ। मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाओ। सर क्या मतलब है? एग्जाम्पल देता हूँ, एक पंखा चल रहा है, इमेजिन करो पंखा चल रहा है। पंखा चला 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 चला, तुमने बटन ऑफ कर दिया। जैसे ही तुम बटन ऑफ करोगे, क्या तुम्हारे बटन प्रेस करते ही फैन रुक जाएगा? यानी जैसे ही तुमने बटन दबा के उसको ऑफ कर दिया, क्या फैन उसी वक्त रुक जाता है? या नो सर। थोड़ी देर चलता रहता है, स्लो होता रहता है, और फिर 10 12 15 सेकंड के बाद रुकता है ना? फौरन तो नहीं जी। रुकता। अब सवाल यही है कि सर, व्हेन वी टर्न्ड द फैन ऑफ, जब हमने बटन प्रेस कर दिया, उसको ऑफ कर दिया, उससे इलेक्ट्रिसिटी छीन ली, तो पंखा बंद क्यों नहीं हुआ? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो, जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है ना, मास चाहता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहे। आप उसको रेस्ट पे लाने की कोशिश करोगे ना, मास इज गोइंग टू रेजिस्ट इट। मास क्या करेगा? मास मोशन की स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, गौर से सुनना, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मास इज गोइंग टू रेजिस्ट। मास इज गोइंग टू रेजिस्ट। ठीक है, इसीलिए पंखा फौरन रुक नहीं पाता। या मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं, आप एक काम करो ना। आप ये देखो, आप एक काम करो, आप एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेके जाओ। पंखा बंद है, लेट्स से फैन इज ऑफ। अब आप बटन दबा के फैन ऑन करो। जैसे ही आप फैन ऑन करते हो, क्या फैन फौरन से अपनी मैक्सिमम स्पीड पर आ जाता है? जवाब है नहीं। फैन मोशन में आने में भी टाइम लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैन रुकने में भी टाइम ले रहा था, चलने में भी टाइम ले रहा है। तो इसका मतलब मास पता है क्या करता है? मास रेजिस्ट करता है। सर, मास क्या रेजिस्ट करता है? व्हाट डज इट रेजिस्ट? तो आप बोलेंगे, सर, मास रेजिस्ट चेंज इन मोशन। मास चेंज इन मोशन को रेजिस्ट करता है। आप जहां ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करोगे, या मोशन से रेस्ट पे लेके जाने की कोशिश करोगे, मास इस चीज को पसंद नहीं करता। मास इस चीज को रेजिस्ट करता है। और इसी प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं पता है? आप इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। तो व्हाट इज इनर्शिया? Inertia is the property of resistance in change in motion. हर ऑब्जेक्ट चेंज इन मोशन को रेजिस्ट करता है अपने मास की वजह से। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। मतलब वो उतना ज्यादा मोशन को रेजिस्ट करेगा, या मोशन के चेंज को रेजिस्ट करेगा। चलता पंखा रुकने में वक्त लेता है, क्योंकि मास रेजिस्ट कर रहा है। रुका हुआ पंखा चलने में वक्त लेता है, क्योंकि मास रेजिस्ट कर रहा है। आप एक गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक लगाते ही गाड़ी नहीं रुक जाती। थोड़ा सा ब्रेकिंग डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी रुकती है। इसका मतलब ये कि व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक्स, मास इज नॉट letting the car to stop. Mass is resisting that change. ठीक है, और इसी रेजिस्टेंस को, इसी प्रॉपर्टी को आप इनर्शिया कहते हैं। तो मेरे बच्चों, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो, कम। रुकी चीज चल नहीं पाती, चलती चीज रुक नहीं पाती, और इस प्रॉपर्टी को आप इनर्शिया कहते हैं। ऑलराइट, इसके बाद एक और चीज लिखी हुई है कि मास को हम मेजर कैसे करते हैं। मास कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस, या इलेक्ट्रॉनिक टॉप पैन बैलेंस। यहाँ पे 3 जुमले लिखे। मास को तुम कौन कौन से अपैरेटस से मेजर कर सकते हो? मास को तुम मेजर कर सकते हो इन 3 तरह के अपैरेटस से। ये तीनों अपैरेटस तुम लोगों ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखे होंगे। ये फिजिकल बैलेंस बहुत कॉमन होता है सब्जी वालों और फल वालों के पास। ये बीम बैलेंस पहले ज्यादा इस्तेमाल होता था, आजकल इतना दिखाई नहीं देता। लेकिन यस, ये भी एक बहुत ही काम का इंस्ट्रूमेंट हुआ करता है और हुआ करता था। और सबसे ज्यादा कॉमनली जो आजकल इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं,
फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास, वो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अच्छा इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं एक छोटा सा नोट लिखवाना चाहूंगा। ये इंस्ट्रूमेंट ग्रेविटी डिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट है। ग्रेविटी डिपेंडेंट। ग्रेविटी डिपेंडेंट का मतलब जिस जगह ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां ये चीजों का मास ज्यादा दिखाएगा। जिन चीजों की ग्रेविटी कम होगी वहां ये चीजों का मास कम दिखाएगा। ठीक है, अभी ये तुम्हें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर एक सवाल आया कि ये जो apparatus है, क्या ये आइडेंटिफिकेशन के लिए या किसी और चीज की तरह से किसी भी तरह के सवाल में पेपर्स में आ सकते हैं, एग्जाम में सीआईज में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के अपैरेटस होते हैं, इन तीनों के अपने अपने फायदे हैं, तीनों के अपने अपने नुकसानात हैं। जैसे फिजिकल बैलेंस का फायदा ये कि फिजिकल बैलेंस बड़ी एक्यूरेट वैल्यू देता है, लेकिन फिजिकल बैलेंस का नुकसान भी है। फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस के अंदर कोई वो नहीं है, कोई डिस्प्ले स्क्रीन मौजूद नहीं है। देयर इज नो डिस्प्ले स्क्रीन, ना बीम बैलेंस में है ना फिजिकल बैलेंस में। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में एक डिस्प्ले स्क्रीन है जो कि इसको बहुत ही इजी टू यूज इंस्ट्रूमेंट बनाता है। अगर मैं बच्चों से पूछता हूँ ना कि भाई अगर आपको ऑप्शन दिया जाए और आपके पास ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हों, तो आप पहले कौन सा या कौन से इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना आप प्रेफर करेंगे, तो 99% बच्चों का जवाब यही होता है कि सर हम इलेक्ट्रॉनिक टॉप एंड बैलेंस यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक टॉप एंड बैलेंस की ये जो थर्ड वाला है इस इंस्ट्रूमेंट की सबसे अच्छी बात यही है कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले मौजूद होता है, जिससे वैल्यू को रीड कर लेना बहुत आसान होता है। इस इंस्ट्रूमेंट की एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। इस इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू है वो बहुत प्रिसाइज होती है। क्या होती है मेरे बच्चों? प्रिसाइज। अच्छा, मैं ये तुम्हें बातें क्यों बता रहा हूँ? अगर कल को एटीपी में इस तरह का सवाल आ गया तो ये छोटी छोटी बारीकियां तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब छोटी छोटी वैल्यूज में आंसर दे सकता है। जैसे ये तुम्हें राउंड करके आंसर देगा 1 kg के, लेकिन ये तुम्हें बता सकता है कि अगर वैल्यू 1.05 kg है। बिल्कुल ही प्रिसाइज आंसर देता है। एक और बहुत अच्छा फायदा है इलेक्ट्रॉनिक टॉप एंड बैलेंस का, इसके अंदर कोई काउंटर मास इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। बच्चा पूछता है सर ये काउंटर मास क्या होता है? काउंटर मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है? काउंटर मास का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ये देखो। फर्ज करो तुम्हें मेजर करना है एक 1 किलो आलू का मास। तुमने एक तरफ 1 किलो आलू रख दिए। क्या रख दिए? 1 kg आलू। 1 kg पोटैटो। पोटैटो। ठीक है, दूसरी तरफ क्या रखोगे? अगर तुम्हें वन वो के जो जी मांस वाले आलू का, होते हैं। हाँ, दूसरी तरफ तुम्हें पता है क्या रखना पड़ेगा? दूसरी तरफ तुम्हें अगर 1 किलो वजन तोलना है तो तुम्हें दूसरी तरफ 1 किलोग्राम का कोई ब्लॉक रखना पड़ेगा। 1 किलोग्राम का कोई काउंटर मास रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं काउंटर मास। ये काउंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है, बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे काउंटर मास कहा जाता है। समझ रहे हो? तो अब एक बात बताओ, इस इंस्ट्रूमेंट में अगर काउंटर मास नहीं होगा आपके पास तो आप मेजरमेंट भी नहीं कर सकते। सिमिलरली बीम बैलेंस में भी आप एक तरफ ऑब्जेक्ट को रखते हो, दूसरी तरफ काउंटर मास को रखते हो। अगर आपके पास काउंटर मास नहीं है तो आप इसमें मेजरमेंट नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? अब आ जाओ तीसरी तरफ। तीसरे इंस्ट्रूमेंट में तुम्हें किसी भी काउंटर मास की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे पास किसी 1 किलो के पत्थर की पटरे की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे जल्दी से बताओ, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की जो मैंने तुम्हें अच्छाइयाँ गिनवाई हैं, क्या ये अच्छाइयाँ तुम्हें समझ आ गई? बहुत अच्छे से। बेहतरीन हो गया फिर तो अब आ जाओ भाई, जल्दी से एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होती है सर? और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से समझेंगे। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड एंड व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? देखो भाई, पहले तो ग्रेविटेशनल फील्ड को समझो। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में लिखा हुआ है, इट इज अ रीजन वेयर अ मास एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक ऐसा इलाका जहां ग्रेविटी महसूस, एक ऐसा इलाका जहां जहां ग्रेविटी, ओए होए क्या उर्दू है मेरी, जहां ग्रेविटी महसूस हो। ऐसा इलाका जहां ग्रेविटी महसूस हो। अब एक बात बताओ, क्या इस वक्त हम सबको ग्रेविटी महसूस हो रही है? बिल्कुल हो रही है।
एंड इनफैक्ट मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि हमें ग्रेविटी महसूस हो रही है। कैसे प्रूव कर सकता हूँ? बहुत आसान है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराओ, ये देखो, ये मेरे सामने पेंसिल है मेरे हाथ में, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे जाएगी। नीचे जाने का मतलब ही यही है कि ये पेंसिल ग्रेविटी महसूस कर रही है। इसका मतलब मैं और आप, हम सब इस वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड में बैठे हुए हैं। सर ये ग्रेविटेशनल फील्ड आई कहाँ से? हम असल में प्लैनेट अर्थ की ग्रेविटी महसूस कर रहे हैं। अर्थ हमें, मुझे, तुम्हें, हम सबको ग्रेविटी की एक फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। अब सवाल ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। देखो, स्ट्रेंथ का मतलब बड़ा आसान है। स्ट्रेंथ का मतलब है ग्रेविटी की शिद्दत। ग्रेविटी की शिद्दत। ठीक है। ऑल राइट। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी unnecessary messages. तो भाई मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछ रहा था कि क्या हमें ग्रेविटी महसूस हो रही है? यस, इसका मतलब हम कहाँ मौजूद हैं? हम मौजूद हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? अब आ जाएं ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद है, सॉरी। अब सवाल ये कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? आइए इसको समझते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का तरीका है कि आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी को मास से डिवाइड कर दें। और इसकी डेफिनेशन भी यही है। आप नोट करें, देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है ब्लू कलर से। द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास, यानी कि ग्रेविटी को, फोर्स को मास से डिवाइड करवा दें, आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। स्ट्रेंथ का मतलब है कि उस जगह पे ग्रेविटी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। आपको उस जगह की स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा। इससे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और देखें आपके सामने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है। क्या फॉर्मूला गिवन है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला गिवन है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। आप फोर्स को मास से डिवाइड करवा दें, आपके पास ग्रेविटी आ जाए। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? यहाँ लिखा हुआ भी है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये देखें, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है फोर्स। कौन सी फोर्स भाई? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए कौन सी फोर्स होती है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का क्या तरीका बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया कि अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पता लगाना चाहते हैं, आप ग्रेविटेशनल फोर्स को मास से डिवाइड करवा दें। दैट्स इट। अच्छा, इसी फॉर्मूला को लिखने का एक और तरीका भी है। आपको पता है फोर्स की जगह वेट भी लिख सकते हैं। अब बच्चा पूछता है, सर ये फोर्स की जगह आपने वेट कैसे लिख दिया? क्योंकि मेरे बच्चों, वेट फोर्स ही तो होता है। अब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि वेट असल में फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ही दूसरा नाम वेट है। जैसे हमारे जो पड़ोसी हैं, इंडिया, इंडिया का दूसरा नाम भारत है ना? है ना? दोनों एक ही चीज है, इंडिया भारत। बिल्कुल वैसे ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ही दूसरा नाम वेट। वेट बोलो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलो, बात एक ही है। अगर मैं तुमसे पूछूं, बेटा ये पेंसिल छोड़ने पर नीचे क्यों गिर रही है, तो इसके तुम दो जवाब दे सकते हो। अगर कोई बच्चा बोलता है सर ये ग्रेविटी की वजह से गिर रही है, ये भी बिल्कुल ठीक जवाब है। अगर कोई बच्चा बोलता है सर ये वेट की वजह से गिर रही है, ये भी बिल्कुल ठीक जवाब है। आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलें या वेट बोलें, बात एक ही है। तो फॉर्मूला बन गया ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास। पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है डिवाइड। तो फोर्स पर यूनिट मास या फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास, ये आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। क्लियर है? और इस फॉर्मूला का यूनिट देख लें भाई। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स को हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं और मास को हम केजीज में मेजर करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट बन गया न्यूटन पर केजी। क्या यूनिट बन गया? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट बन गया न्यूटन पर केजी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे लिखी हुई भी है, और नहीं लिखी हुई तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये है प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वो है 9.8 न्यूटन पर केजी। इसका मतलब ये हुआ 1 केजी के ऑब्जेक्ट को अर्थ 9.8 की फोर्स से खींचती है।
अगर मैं आपसे बात करूं मून की, मून जाहिर है अर्थ से छोटा है, तो मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ से कम है। मून की ग्रेविटी है 1.6 न्यूटन पर केजी। यानी 1 किलो का ऑब्जेक्ट अर्थ पे कितनी फोर्स से खींचा जा रहा है और मून पे कितनी फोर्स से खींचा जा रहा है। अगर आप 1 केजी के ऑब्जेक्ट को अर्थ पे रखोगे, अर्थ उसे 9.8 न्यूटन की फोर्स से खींचेगा, जो कि ज्यादा है। लेकिन अगर आप उसी 1 केजी के ऑब्जेक्ट को मून पे लेकर जाओगे, तो मून उसे कितनी फोर्स से खींचेगा। मून की ग्रेविटी कम है ना, तो मून उस ऑब्जेक्ट को 1.6 न्यूटन से खींचेगा। यानी एक ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है। अर्थ पर वेट ज्यादा है और मून पर वेट कम है। अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है, मून पे ग्रेविटी कम है। बात समझ आ रही है? तो फिर से सर बताओ क्या कहाँ। सर इसका मतलब क्या कि 1 न्यूटन से खींच रहा है? 1 न्यूटन से खींचना क्या मतलब? 1 न्यूटन से फोर्स नहीं खींच रहा, नाइन वन। पॉइंट एट 9.8 न्यूटन से खींच रहा है। न्यूटन फोर्स को कहते हैं। अर्थ चीजों को ज्यादा फोर्स से खींचता है, मून चीजों को कम फोर्स से खींचता है। ये बता रहा हूं। अगर 1 किलो की चीज की हम बात कर रहे हैं, तो अर्थ उसे ज्यादा फोर्स से खींचेगा 9.8 न्यूटन से, और मून उसी सेम चीज को कम फोर्स से खींचेगा, 1.6 न्यूटन की फोर्स से खींचेगा। ये बता रहा हूं। मतलब इन्होंने पहले से ही प्री डिफाइन कर दिया है कि थोड़ा सा इतना खींचता है तो उसको 1 न्यूटन बोलते हैं, तो उस हिसाब से 9.8 न्यूटन अर्थ खींचता है। 1 केजी के हिसाब से हमने हिसाब लगाया है ना भाई। 1 केजी, हाँ हम हाँ। 1 किलो के ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं कि 1 किलो के ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या कर रहा है और मून क्या कर रहा है। हमने उसको स्टैंडर्ड बना लिया। हमने बोला भाई अर्थ क्या कर रहा है, 1 किलो के ऑब्जेक्ट को 9.8 की न्यूटन से खींचता है। लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर मून पे लेकर जाओगे 1 किलो का, तो मून उसे 1.6 न्यूटन से खींचेगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया मैंने। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, लगे हाथ में। पहले आपको वेट पढ़ा दूं, वेट क्या होता है। वेट के बारे में देखें, लिखा हुआ भी है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलो या वेट बोलो, बात ही की। अच्छा, एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है, मैं चाहता हूं ये आप सुन लें। वेट और मास बराबर नहीं होते। वेट और मास सेम चीजें नहीं होती। आप अक्सर लोगों को कहता सुनेंगे, यार अपना वेट बताओ, और आगे से बंदा जवाब देता है मिसाल के तौर पे 60 केजी। अरे भाई, 60 केजी का मतलब वो वेट थोड़ी बता रहा है। 60 केजी का मतलब तो वो बंदा मास बता रहा है। अगर मुझसे आप पूछें मेरा वेट कितना है, तो मेरा वेट तो बेटा बहुत ज्यादा है। मेरा वेट 800 न्यूटन से भी ज्यादा है। हाँ, आप अगर मुझसे पूछें मेरा मास कितना है, तो मैं आपको बताऊं मेरा मास कितना है। मेरा मास 88 केजी है। तो जब आप केजी में बताते हैं, तो वो आप अपना वेट थोड़ी बता रहे हैं, आप अपना मास बता रहे हैं। वेट अलग चीज होती है, मास अलग चीज होती है। मास का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। वेट का मतलब होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच यू आर एक्सपीरियंसिंग। आप कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी महसूस कर रहे हैं, वो आपका वेट है। और वेट के बारे में लिखा हुआ है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, का मतलब वेट की डायरेक्शन होती है। इट हैज अ डायरेक्शन। जिन चीजों की डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें स्केलर कहते हैं। जिन चीजों की डायरेक्शन होती है, उन्हें वेक्टर कहते हैं। और देखें क्या लिखा हुआ है, इट एक्ट्स डाउनवर्ड्स। वेट नीचे एक्ट करता है। नीचे एक्ट करने का मतलब ये है कि अगर मैं इस पेंसिल को छोड़ दूं, ये छोड़ने पर कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। तो वेट नीचे एक्ट करता है। हर चीज नीचे की तरफ गिरती है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ही नीचे की तरफ करती है। और लिखा हुआ है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मास एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्या मतलब है इसका, मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पीछे एक फॉर्मूला बनवाया था। क्या फॉर्मूला बनवाया था? G = W/M। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बराबर होता है वेट अपॉन मास के। एक बात बताओ, अगर मास यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जी के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डब्ल्यू का क्या जवाब आएगा? डब्ल्यू का जवाब आएगा mg। ये आ गया आपका वेट का फॉर्मूला। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लें, mg। m का मतलब क्या है बताइए?
इस फॉर्मूला में m का मतलब है मास, और g का मास। मतलब क्या है? g का मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो फॉर्मूला बन गया W इज इक्वल टू एम जी। और वेट का एसआई यूनिट क्या होता है? वेट का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। यानी जिस तरह मास को केजी में नापा जाता है, मास को केजी में तोला जाता है, वेट को न्यूटन में मेजर किया जाता है। और वेट को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? वेट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है फोर्स मीटर या स्प्रिंग बैलेंस। ये दोनों नाम किसके हैं? ये दोनों नाम उस इंस्ट्रूमेंट के हैं जो वेट को मेजर करता है। कैसा होता है सर वो इंस्ट्रूमेंट? देखने में कैसा होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो वेट को मेजर करता है? ये देखें, ये इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। इस इंस्ट्रूमेंट के तीन तीन नाम है भाई: फोर्स मीटर, न्यूटन मीटर, स्प्रिंग बैलेंस। जो बोलना है बोलने, तीनों नाम नीचे लिखे हैं। क्या कहलाता है ये इंस्ट्रूमेंट? फोर्स मीटर, न्यूटन मीटर, स्प्रिंग बैलेंस। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, जैसे ही आप हुक से किसी ऑब्जेक्ट को लटकाएंगे ना, स्प्रिंग खिंच जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है भाई। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ मजे की। मास और वेट का ना मैं तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। फर्ज करो ये मैं हूं, दिस इज मी, अल्तमश। अल्तमश मेरा मास है, एक काम करते हैं राउंड कर लेते हैं, 90 kg। जरा मोटा हो गया हूँ। 90 kg, अगर 90 नहीं भी होगा तो थोड़ा राउंड करके 90 कर ले, वैसे 90 से कम ही होगा, आई एम श्योर। मैं अगर अर्थ पर अपना वेट निकालूंगा, अर्थ पर, तो कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला होता है वेट का, W इज इक्वल टू एम जी। मेरा मास कितना है? मेरा मास है 90। सर अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होती है? अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है 9.8। अब देखो मैं अपना वेट कैसे कैलकुलेट करूंगा। ये मैंने कैलकुलेटर खोला और मैं लिखूंगा 90 इंटू 9.8। तो भाई मेरा जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 882 न्यूटन। ये मेरा वेट आ गया 882। 90 kg मेरा मास था, 882 मेरा वेट है। अब फर्ज करो यही अल्तमश कहाँ चला गया? यही अल्तमश मून पे चला गया। अगर मैं मून पे जाऊंगा तो बेटा मून पे जाने के बाद मेरा मास तो 90 kg रहेगा ना। मास क्या होता है? मास तो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। अबे भाई मून में जाने से मेरे कोई हाथ पैर कम थोड़ी हो जाएंगे। मेरे अंदर जो मैटर भरा हुआ है, अगर मेरे अंदर 206 हड्डियां हैं, इतना फैट है, इतना इतना फ्लैश है, इतना ब्लड है, इतना फलाना है, तो मेरे अंदर का मैटर थोड़ी कम हो रहा है भाई। तो मास तो सेम रहेगा। हाँ, लेकिन मून की ग्रेविटी कमजोर होने की वजह से देखो क्या होगा। जब मैं वेट निकालूंगा, फॉर्मूला है W इक्वल्स एम जी। मास तो मेरा अभी भी 90 kg ही रहेगा। जी होता है मून पे 1.6। ये मून के जी की वैल्यू है, मून की ग्रेविटी कमजोर होती है। तो देखिए मून पर मेरा वेट कितना आ रहा है? मून पर मेरा वेट आएगा, बच्चों मून पे मेरा वेट आ रहा है 144। इसका मतलब मेरा वेट मून पे बहुत कम आ रहा है। तो बेटा इससे सीखा क्या आपने? इससे आपने ये सीखा कि भाई साहब वेट और मास अलग अलग चीज है। मास आपको बताता है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, जबकि वेट आपको क्या बताता है? वेट आपको बताता है कि किसी जगह पर आपको कितनी ग्रेविटी से खींचा जा रहा है। वेट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट कर लेने के बाद जल्दी से आ जाइए। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना इतना जो मैंने आपको चीजें पढ़ाई हैं, थोड़ा सा सिर्फ ये जानने के लिए कि हमें समझ आया या नहीं आया, हम दो चार सवालात करते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। जैसे यहाँ देखें भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट है जो कि लैब में रखा हुआ है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी जी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था
ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बराबर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट डिवाइडेड बाय उसका मास। तो वेट अपॉन मास की हैसियत से सही जवाब क्या हुआ? वेट अपॉन मास की हैसियत से सही जवाब हुआ सी। उन्होंने किसके बारे में पूछा था? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पूछा था। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का सही जवाब क्या आ रहा है बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का सही जवाब आ रहा है सी। अच्छा, इसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन स्पेस इज स्मॉलर देन ऑन द अर्थ सरफेस। कह रहे हैं अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है मगर स्पेस में कम है। ठीक है, स्पेस में जी की वैल्यू कम है, अर्थ पे जी की वैल्यू ज्यादा है। वे कह रहे हैं एक रॉकेट है, अ रॉकेट इज यूज टू लॉन्च अ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इनटू स्पेस। एक रॉकेट की मदद से आपने सैटेलाइट को अर्थ से स्पेस में भेज दिया। सैटेलाइट को कहां भेज दिया? अर्थ से स्पेस। हाउ आर द मास एंड द वेट ऑफ द सैटेलाइट affected as the satellite moves away from the surface of the earth into the space? यार, आपने सैटेलाइट को उठाकर अर्थ से स्पेस में भेज दिया। कह रहे हैं बताइए कि मास और वेट पर क्या फर्क पड़ेगा। बेटा हर बच्चा जानता है, जब आप, नहीं नहीं नहीं, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ याद किसी प्लैनेट की नहीं करनी। आपको जब भी आएगा दिया हुआ आएगा, अर्थ की सिर्फ याद होनी चाहिए 9.8। ठीक है, देखिए मैं आपको इस सवाल का बता रहा था, इस सवाल में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मास रहेगा अनअफेक्टेड। अगर एक ऑब्जेक्ट को आप स्पेस में भी भेज देंगे ना, तो उसका मास अनअफेक्टेड रहेगा। मास चेंज नहीं होता बेटा। हाँ, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी कम होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? उस ऑब्जेक्ट का वेट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब क्या है? आप लगाएंगे द मास इज अनअफेक्टेड एंड द वेट डिक्रीजेस। डी इज द राइट आंसर। समझ आ रही है बात? एक और सवाल कराता हूं आप। ये एक सवाल है और ये सवाल बहुत मजे का सवाल है और मैं समझता हूँ ये हमें अभी डिस्कस करना चाहिए। मास इज इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पे ये वाला सवाल पढ़ें जब तक आप लोग। दो प्लैनेट्स हैं। एक प्लैनेट है वीनस, वीनस बना लेते हैं वीनस। और एक और प्लैनेट है उसका नाम है मार्स। वीनस की जी की वैल्यू है 8.8 न्यूटन पर केजी। मार्स की जी की वैल्यू है 3.8 न्यूटन पर केजी। इन दोनों की जी की वैल्यू अगर आप नोटिस करें 9.8 से कम है, इसका मतलब ये दोनों अर्थ से छोटे हैं। खैर, अब ऑब्जेक्ट का वेट आपको दिया हुआ है ऑन वीनस। कह रहे हैं व्हाट आर द मास एंड वेट ऑन मार्स। ओके, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? वीनस वाले प्लैनेट पे, वीनस वाले प्लैनेट पे ऑब्जेक्ट का वेट है 42 न्यूटन। एक काम करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट का पहले मास निकालते हैं। फॉर्मूला होता है W = mg। 42 = m × 8.8। ये क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला लगाया W = mg। डब्ल्यू मुझे पहले से उन्होंने बताया हुआ है। डब्ल्यू कितना है, वेट कितना है वीनस पे? प्लैनेट वीनस के अंदर एक ऑब्जेक्ट का वेट है 42। जी की वैल्यू पता है, मास निकाल लो। ये 8.8 वहां जाकर क्या हो जाएगा? 8.8 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 42 डिवाइडेड बाय 8.8 करोगे तो तुम्हारे पास उस ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा? मास। 4.772। इसको राउंड करके 4.8 ही कर लो। ये क्या निकाल लिया तुमने?
मास। ये तुमने ऑब्जेक्ट का मास निकाल लिया है। कौन से प्लैनेट पे? वीनस। अच्छा, मजे की एक बात बताऊं, अगर मास 4.8 है तो दूसरे प्लैनेट पे मास सेम ही तो रहता है भाई, मास चेंज थोड़ी होता है। अगर वीनस वाले प्लैनेट में मास आ रहा है 4.8, तो मार्स वाले प्लैनेट पे भी मास 4.8 ही आएगा। अब तुम एक काम करो, मार्स वाले प्लैनेट पे वेट निकाल लो। वेट का फॉर्मूला दोबारा से लगाओ, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है W = mg। m की वैल्यू 4.8 है और प्लैनेट मार्स की g की वैल्यू है 3.8। तो जब तुम मल्टीप्लाई कराओगे, 4.8 इंटू 3.8 18.2 आ रहा है, राउंड करके इसको 18 ही कर लो। तो मेरे बच्चों, इसका मतलब व्हाट इज द राइट आंसर? उन्होंने मुझसे दो चीजें ए। पूछी थी। उन्होंने मुझसे पूछा था प्लैनेट पे, मार्स वाले प्लैनेट पे, मार्स पे ऑब्जेक्ट का मास भी बताओ, ऑब्जेक्ट का वेट भी बताओ। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट का मास निकाला वो आ रहा है 4.8, और जब मैंने वेट निकाला वो आ रहा है 18। ठीक है, इतना आसान सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एक और नया कॉन्सेप्ट है, मैं चाह रहा हूँ पहले वो आपको पढ़ा दूं फिर एक साथ ही क्वेश्चंस कराऊं। जो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ उस कॉन्सेप्ट का नाम है मेरे बच्चों डेंसिटी। सवाल ये कि सर ये डेंसिटी क्या होती है, आइए डेंसिटी को समझते हैं। डेंसिटी निकालने का तरीका है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से डिवाइड करवा दो, डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी, डेंसिटी भारीपन को कहते हैं, भारीपन को। ठीक है, डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है? बहुत सारे बच्चे डेंसिटी को लिख देते हैं डी, और फॉर्मूला बना देते हैं D = m/v। देखो बच्चों, तुम लोग अब बड़े बच्चे हो गए हो, ओ लेवल में आ गए हो, और अब ओ लेवल में आने का मतलब ये है कि अब तुम्हें वही सिंबल्स इस्तेमाल करने चाहिए जो बड़े बच्चे इस्तेमाल करते हैं। बचपन में डेंसिटी को डी से लिखते हैं ना, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन अब आप बड़े बच्चे हो गए हो। डेंसिटी के लिए जो लेटर अब इस्तेमाल होता है उस लेटर को ऐसे बनाते हैं, और इस लेटर का नाम है रो। ये एक ग्रीक लेटर है, रो। उर्दू में जैसे छोटा मीम बनता है ना, एक तो होता है मीम, नहीं मीम कैसे बनता है? मीम ऐसे बनता है ना, ये मीम होता है उर्दू वाला मीम। एक होता है छोटा मीम। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे लिखना है मोहम्मद, मीम है, फिर से मीम, और फिर दाल, मोहम्मद। तो ये जो छोटा मीम होता है ना, ये रो का सिंबल है, छोटा मीम। ठीक है भाई। तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये फॉर्मूला आ गया है डेंसिटी का। सर डेंसिटी होती क्या है ये तो समझाएं। ये तो आपने हमें फॉर्मूला बता दिया डायरेक्ट डेंसिटी का, कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। चलें, ये बात तो समझ आ गई कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मगर मतलब क्या है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, व्हाट इज डेंसिटी आफ्टर ऑल? तो डेंसिटी क्या है मेरे बच्चों, आइए मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा। आप इतना बड़ा प्लास्टिक का एक ब्लॉक बनाओ, और इतना ही बड़ा सेम साइज का मेटल का एक ब्लॉक बनाओ, सेम साइज का। बताओ कौन सा ब्लॉक वजन में भारी बनेगा? मेटल। सही जवाब। मैंने कहा आप सेम साइज के दो ब्लॉक्स बनाइए, प्लास्टिक का बना हुआ ब्लॉक हल्का होगा और मेटल का बना हुआ ब्लॉक भारी होगा, राइट? यस। सवाल है कि मेटल में ऐसी क्या खास बात है कि मेटल का बना हुआ ब्लॉक प्लास्टिक के बने हुए ब्लॉक से भारी है? जवाब है मेरे बच्चों
मेटल्स की डेंसिटी। असल में मेटल एक ऐसा मटेरियल है जिसके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं और बहुत सारे पार्टिकल्स एक ही जगह पे भरे हैं। इसी वजह से मेटल्स बहुत डेंस हो जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं। उसी जगह अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो प्लास्टिक की डेंसिटी जरा कम होती है। तो तुमने नोट किया होगा कुछ चीजें भारी भारी सी होती हैं, कुछ चीजें बड़ी हल्की हल्की सी होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें एक ग्लास दूं, ग्लास, ठीक है, ग्लास भारी है, लेकिन अगर मैं सेम तुम्हें प्लास्टिक का ग्लास दे दूं तो वो जरा हल्का होता है ना, क्योंकि प्लास्टिक की डेंसिटी कांच की डेंसिटी से कम होती है। तो डेंसिटी आपको ऑब्जेक्ट के भारीपन के बारे में बताती है। जिन चीजों की डेंसिटी ज्यादा होती है वो भारी भारी होते हैं, जिन चीजों की डेंसिटी कम होती है वो हल्के फुल्के होते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, ये बॉटल का ये कैप है, तुम्हारे सामने खोल रहा हूं, ये देखो, ये बॉटल का कैप आ गया। ये बॉटल का कैप प्लास्टिक का बना हुआ है, तुम सब ने देखा है, राइट? इट्स अ प्लास्टिक कैप। इस प्लास्टिक कैप को पानी पे फेंको। तुम्हें पता है पानी में अगर मैंने इसको फेंका ना, ये फ्लोट करेगा, ये तैरेगा। तुम्हें पता है चीजें क्यों तैरती हैं? फ्लोटिंग इसलिए होती है क्योंकि उन चीजों की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। इट इज लेस डेंस देन वाटर, दैट इज वाई इट फ्लोट्स। लेकिन अगर मैं एक कॉइन फेंक दूं, कॉइन, सिक्का, कॉइन देखा है ना आपने, 5 रुपए का मैं कॉइन फेंक दूं पानी में, क्या होगा? 5 रुपए वाला कॉइन पानी में डूब जाएगा। क्यों? कॉइन इसलिए डूब जाएगा मेरे बच्चों क्योंकि कॉइन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जिन चीजों की डेंसिटी कम होती है दे फ्लोट, जिन चीजों की डेंसिटी ज्यादा होती है दे सिंक। सर डेंसिटी निकालने का क्या तरीका है? डेंसिटी निकालने का तरीका है मेरे बच्चों बहुत ही आसान। डेंसिटी निकालने के लिए आप कुछ भी नहीं करें, आप बस मास को डिवाइड करवा दें वॉल्यूम से, डेंसिटी आ जाएगी। अच्छा, डेंसिटी में मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में और वॉल्यूम को मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। और डेंसिटी का एक और यूनिट भी बन सकता है, अगर मैं मास को किलोग्राम के बजाय ग्राम में मेजर कर लूं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब के बजाय सेंटीमीटर क्यूब में मेजर कर लूं तो यूनिट बन जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए डेंसिटी को केजी पर मीटर क्यूब में भी लिखा जा सकता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी लिखा जा सकता है, दोनों यूनिट्स हैं। हाँ, बच्चा पूछता सर ऐसा यूनिट तो बताएं, इंटरनेशनल यूनिट कौन सा है, ग्लोबल यूनिट कौन सा है इसका? तो बेटा इसका इंटरनेशनल यूनिट जो है, जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड यूनिट है, वो ये वाला है, केजी पर मीटर क्यूब। और देखें डेंसिटी के बारे में ये सारी बातें मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई हैं। आपके पास मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप 1 मिनट डेंसिटी के नोट्स को इत्मीनान से पढ़ें। इनफैक्ट आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग, आप एक बार इसको पढ़ लें। आई होप आप लोगों ने बच्चों रीडिंग कर ली है। देयर इज अ सेंटेंस विच आई रियली वांट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू, और वो सेंटेंस ये रहा। लिखा हुआ है डेंसिटी इज अ मटीरियल्स प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द सेम मटीरियल हैव इक्वल डेंसिटी। इस बात का मतलब क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक बहुत ही छोटा सा, बल्कि ऐसे बनाते हैं इसको, तुम्हारे पास एक छोटा सा कॉइन है और वो कॉइन किसका बना हुआ है? वो कॉइन बना हुआ है कॉपर का, कॉपर का बना हुआ है। और तुम्हारे पास एक बड़ा सा सिलेंडर है और ये सिलेंडर भी किसका बना हुआ है? ये सिलेंडर भी कॉपर का बना हुआ है। सवाल बड़ा सिंपल है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी? कॉइन छोटा सा है, कॉपर का सिलेंडर बहुत बड़ा और बहुत भारी सा है। जवाब है बच्चों डेंसिटी दोनों की सेम होगी, और रीजन बड़ा आसान है। ये दोनों किसके बने यार? ये दोनों कॉपर के बने ना। तो बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा है कौन सा बड़ा है, कौन सा हल्का है कौन सा भारी है, डेंसिटी दोनों की सेम होगी। दे आर इक्वली डेंस। हाँ, मास का फर्क जरूर है, जाहिर है भाई, जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसका मास कम होगा, ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम कम होगा।
जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। लेकिन जब आप दोनों की अलहदा अलहदा डेंसिटी निकालेंगे वो सेम आएगी। सवाल आया सर, हाउ डू बॉडीज फ्लोट इन वाटर इफ दे आर मोर डेंस। देखो ह्यूमन बॉडी का ना बड़ा एक अलग सा साइंस है। ह्यूमन बॉडी सिंक भी कर सकती है, फ्लोट भी कर सकती है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी का सीन थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप अगर स्विमिंग नहीं जानते और आप ब्रीथिंग नहीं जानते, इफ यू डोंट नो हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली इन वाटर, आप प्रॉब्ली डूब जाएंगे, यू विल सिंक। But you can also control your breathing in such a manner and control your body in such a manner that you don't sink, you float. तो ह्यूमन बॉडी की साइंस थोड़ी डिफरेंट है, उसमें स्विमिंग साइंस आ जाती है। लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें तैरती हैं। तो जो चीज़ें डूब रही हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, जो तैर रही हैं उनकी डेंसिटी कम है। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। और ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, मैं चाहता हूँ एक बार तुम ये पढ़ो। लिखा हुआ है सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। देखो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर densities greater than the fluid sink, and objects which have densities lesser than the fluid they float। जिन चीजों की डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करती हैं, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो सिंक करती हैं। ठीक है, ये सीन है भाई। अच्छा, अब यहां पर मैं चाहता हूं कि एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू रीड दैट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट पेपर में बहुत बार आता है। ये आपके सामने मौजूद है। एक बार रिकॉर्डिंग को पॉज करो और सुकून से इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ो, फिर मैं इसको समझाता भी हूँ। तो भाई सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में कहा गया है कि आपके पास एक इरेगुलर शेप का एक पेबल एक स्टोन है। ठीक है, इरेगुलर शेप है उसका। आपको उसकी डेंसिटी निकालनी है, आप क्या करोगे? देखो, डेंसिटी निकालने के लिए यू रिक्वायर टू थिंग्स। यू रिक्वायर मास एंड यू रिक्वायर वॉल्यूम। मास, वॉल्यूम। मास कहां से आएगा और वॉल्यूम कहां से आएगा? मास निकालना है, बहुत आसान है। आप ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक टॉप एंड बैलेंस पे रखो, आ गया मास। कैसा? वॉल्यूम निकालना है, प्रॉब्लम ही नहीं है। वॉल्यूम निकालने के लिए आप एक सिलेंडर लो, सिलेंडर में भर दो पानी, पानी में डाल दो ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को जेंटली डालना। जेंटली डालने का मतलब ये इस तरह मत डालना कि पानी स्प्लैश हो, अच्छे से डालना। और जब आप ऑब्जेक्ट को वॉल्यूम मतलब पानी में डालोगे, पानी ऊपर आ जाएगा, आप दोनों का वॉल्यूम माइनस करवा दो। पर फर्ज करो पहले वॉल्यूम आ रहा था 50, बाद में आ रहा है 80, दोनों को माइनस करवाओ, क्या आंसर आएगा? 30। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी 30 थी। इससे वॉल्यूम आ गया। अब मास और वॉल्यूम जब दोनों आ चुके हैं, दोनों को डिवाइड करवा लो, डेंसिटी आ गई। कितना आसान है। ऐसा एक और एक्सपेरिमेंट है जो आता है, वो भी पढ़ लो। ठीक है, वो भी पढ़ लो, फिर चैप्टर कम से कम खत्म हो जाएगा। ये पढ़ो, मैं पॉज कर रहा हूं। ऑल राइट, सो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कह रहे हैं, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है बच्चों। डेंसिटी का फॉर्मूला वही है, मास अपॉन वॉल्यूम। सर लिक्विड का मास कैसे आएगा और लिक्विड का वॉल्यूम कैसे आएगा? बहुत आसान है। मास और वॉल्यूम वैसे ही मेजर करेंगे। देखो भाई, पहले क्या करो, मेजरिंग सिलेंडर को खाली, बगैर लिक्विड भरे उसका मास निकाल लो, और फिर लिक्विड डाल के दोबारा मास निकाल लो, और दोनों मासेस को सबट्रैक्ट कर दो। क्योंकि अगर तुमने लिक्विड डाल के मेजर किया तो उसमें तो मेजरिंग सिलेंडर का भी मास आ जाएगा। तो मेजरिंग सिलेंडर का पहले खाली मास मेजर कर लो, फिर लिक्विड डाल के कर लो, दोनों को माइनस करो, तुम्हारे पास सिर्फ लिक्विड का मास आ जाएगा। और फिर वॉल्यूम कहां से आएगा? सर बेटा, वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर से ही आएगा ना। मेजरिंग सिलेंडर से आ जाएगा वॉल्यूम। आपने मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड को कहां तक भरा हुआ है? मिसाल के तौर पे तुमने मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड को भरा हुआ है 70 सेंटीमीटर क्यूब तक, तो वॉल्यूम 70 हुआ। मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, दोनों को डिवाइड करवाया, डेंसिटी आ गई। लिखा हुआ भी है, एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन टॉप एंड बैलेंस एंड इट्स मास इज मेजर्ड, और उसका नाम रख दिया M1। फिर मेजरिंग सिलेंडर को तुमने एक सर्टेन वॉल्यूम तक भर लिया, वॉल्यूम का नाम रख दिया V।
फिर लिक्विड से भरे सिलेंडर का मास दोबारा निकाल लो, उसको बोल दो M2। अब भरे हुए सिलेंडर को, खाली सिलेंडर को, दोनों को माइनस कराओ, तुम्हारे पास सिर्फ लिक्विड का मास आ जाएगा। जब सिर्फ लिक्विड का मास आ जाए और वॉल्यूम पता हो, आप दोनों को डिवाइड करवा लो, क्या आ जाएगी? डेंसिटी आ जाएगी। बेहतर समझने के लिए दो चार अगर सवाल कर लें तो मजा आ जाए। सवाल दिखाता हूं आप। क्वेश्चन नंबर 7 एक बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल है, पढ़ो। लिखा हुआ है मास ऑफ एन एम्प्टी फ्लास्क इज 34 ग्राम्स। तुम्हारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है। वाई इज एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर प्लेस्ड ऑन टॉप बैलेंस। बेटा अगर एम्प्टी सिलेंडर नहीं रखूंगा तो मास कैसे निकालूंगा? देखो एम्प्टी सिलेंडर का मास निकालोगे ना पहले, तो एम्प्टी, जैसे इस सवाल को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। एम्प्टी सिलेंडर का मास यहां कितना निकाला है? एम्प्टी सिलेंडर का तुमने मास निकाला है 34 ग्राम। फिर भरे हुए सिलेंडर का मास कितना निकाला है? भरे हुए सिलेंडर का मास तुमने निकाला है 50 ग्राम। अब एक बात बताओ, कौन बताएगा लिक्विड का मास कैसे आएगा? अगर खाली सिलेंडर का 34 है और भरे हुए सिलेंडर का 50 है, तो सिर्फ लिक्विड का मास कैसे आएगा? आप एक काम करो, 50 में से 34 माइनस कर दो। ये आ गया आपके पास लिक्विड का मास। अब जब आपके पास लिक्विड का मास आ चुका है और आपको लिक्विड का वॉल्यूम भी पता है, आपको डेंसिटी मिल जाएगी। देखिए ना, वॉल्यूम ये रहा 20 cm3। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करें। 16 डिवाइडेड बाय 20, ये देखें कैलकुलेटर पे क्या क्या जवाब आ रहा है। जवाब आ रहा है 0.8। 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जवाब आ गया ए। ऐसे आपने इस क्वेश्चन को हैंडल करना था। क्लियर है? एक आध और करो ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये सवाल देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारे सामने। कह रहे हैं कि स्टोन इज मेजर, अ स्टोन इज प्लेस इन अ मेजरिंग सिलेंडर। तुमने मेजरिंग सिलेंडर में एक स्टोन को डाल दिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर बिफोर एडिंग द स्टोन इज 15। स्टोन जब तुमने नहीं डाला था तब वॉल्यूम 15 था और मास 90 है। अब पिक्चर में देखकर बताओ, स्टोन को डालने के बाद वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया 75। तो अगर पहले वॉल्यूम 15 था और बाद में 75 हो गया, तो स्टोन का वॉल्यूम कितना है? अगर पानी पहले 15 cm³ तक था, अब पानी ऊपर 75 सेंटीमीटर क्यूब तक आ गया है, तो स्टोन का वॉल्यूम कितना है? आप दोनों वॉल्यूम्स को माइनस करा लो। स्टोन का वॉल्यूम आ जाएगा 60 cm³। अब बेटा वॉल्यूम पता है, मास पता है, क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी का? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया हुआ है आपको? मास दिया हुआ है आपको 90 ग्राम्स और वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 60 cm³। तो आपके पास डेंसिटी क्या आ गई? 90 को 60 से डिवाइड करवा दो। 1.5 आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? 1.5 cm³, ग्राम पर cm³। इस हिसाब से जवाब हुआ सी। क्लियर? इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को हैंडल करना था। ठीक है। डेफिनेटली देयर इज मोर क्वेश्चंस, मोर प्रैक्टिस विच कैन बी डन। फाइल इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द ड्राइव। मैं चाहता हूं तुम सारे बच्चे इस फाइल को अच्छे से रीड करो, इसके क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करो। सॉफ्ट कॉपी अपलोडेड है ड्राइव पे, रीडेबल फाइल है, डाउनलोडेबल फाइल नहीं है। सॉल्व करो एंड देन इस पर जितनी भी क्वेरीज आएंगी इसकी हम बाद में क्वेरी सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे। सो चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया है। प्रैक्टिस इज एट योर एंड। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, क्वेरीज पे हम बात करेंगे। ठीक है, सो वी आर कीपिंग इट टिल हियर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।